नमस्कार साथियों। कक्षा 12 के भूगोल के सभी स्टूडेंट्स को मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल की ओर से हार्दिक बधाई व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं कि आपका जो टारगेट है मिशन 100 इन ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो, अचीवमेंट हो और उसके लिए अपन प्रयास कर ही रहे हैं। तो इसी पार्ट के जो भारत जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि जो वाला पार्ट है उसमें अपन देख ही रहे थे कि कौन कौन से प्रश्न जो महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा में आएंगे, 100% चांस रहते हैं इन्हीं में से कोई प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो ज़रूर आप हमसे जुड़े हुए हैं, अधिक से अधिक बच्चों को और जोड़ें, अधिक से अधिक बच्चों तक इसका लाभ पहुँचे, यही हमारा ध्येय है और भूगोल प्रत्येक बच्चे तक पहुँच जाए। तो इस ध्येय को आप आगे बढ़ाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुरू करें आज का टॉपिक अपना, वही है भारत जनसंख्या वितरण वृद्धि घनत्व, इसका भाग 2। क्योंकि इसमें से लगभग 20-25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तो पहले बना दिए गए थे और 30 या 35 क्वेश्चन के आसपास में और बने। बड़ा पार्ट है थोड़ा सा, लेकिन प्रश्न तो थोड़े आएंगे। इसमें 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 1.5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो प्रश्न थोड़े, लेकिन अब पूरे कोर्स को तो कवर करना ही पड़ेगा ना अपने को, तब जाकर के अपन वो जो नंबर दे रखे हैं उतने ले पाएंगे। तो देखते हैं आज को, शुरू करें आज के टॉपिक को। उसमें है पहला प्रश्न जो है, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं। तो जनसंख्या संगठन जो है इसमें क्या क्या आता है, तो संगठन के अंदर क्या क्या आता है। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या संगठन, पहले वाली बुक में संगठन का पार्ट है विश्व जनसंख्या के वाले संदर्भ में, लेकिन उसमें परिभाषा नहीं है। तो कुछ इस प्रकार की परिभाषा इसकी अपने को रखनी है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है जिसमें आयु, लिंग का विश्लेषण, निवास स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातियां, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा और व्यावसायिक विशेषताओं को शामिल किया जाता है। तो ये जनसंख्या संगठन कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो है आज भी भारत की 2011 के अनुसार जो ग्रामीण जनसंख्या हो 68.84% है। 2011 के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है या शहरी है। शहरी कह दो चाहे नगरीय कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो नगरीय की बात बन करें तो वो है 31.16% है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में कितने गांव हैं। तो जो गांवों की संख्या की यदि बात आती है तो वो है 6,40,867 ग्राम, ठीक है ना। तो 6,40,867 ग्राम है इसमें। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों की आधे से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है। तो बड़ा प्रतिशत जो है ग्रामीण जनसंख्या का है, तो उसमें हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की है, लगभग 90% के आसपास में या 89 के आसपास में है लगभग। तो और दूसरा स्थान बिहार का आता है जिसकी लगभग 88% के आसपास में जनसंख्या गाँव में निवास करती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों में किस में ग्रामीण अनुपात ज़्यादा है। किस केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण अनुपात ज़्यादा है। तो ग्रामीण दादरा और नागर हवेली में, ठीक है। तो यहाँ मुख्य रूप से आदिम जनजाति रहती है और ग्रामीण प्रकार का जीवन है इनका। नगरीकरण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन कौन से है। नगरीकरण की ओर लोग क्यों आगे अनुमुख होते हैं, तो क्या कारण है इसके लिए। तो प्रमुख 4 कारक उत्तरदायी है जो यहाँ पर दे रखे हैं। एक तो आर्थिक विकास के लिए, क्योंकि नगरों का आर्थिक विकास उन्नत पाया जाता है, हर तरह की फैसिलिटी जो होती है वहाँ पे, उन्नत स्वास्थ्य सुविधा मिल जाती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल मिल जाते हैं, तरह तरह की जांचें मिल जाती है, हर तरह की सुविधा, रोजगार मुहैया हो जाता है। मुख्य रूप से जो घरेलू और जो अन्य श्रमिक होते हैं कृषि सेक्टर के अलावा अन्य जो श्रमिक होते हैं वो आसानी से वो रोजगार वहाँ उपलब्ध हो जाते हैं और उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षण संस्थान मिल जाते हैं। तो इसीलिए लोग नगरों की ओर अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किन भागों में नगरीकरण का स्तर कमजोर रहा है। तो सबसे कम नगरीकरण का स्तर कमजोर रहने का मतलब है कि ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर कृषि सेक्टर की ओर जनसंख्या अधिक लगी हुई है। तो मध्य और निम्न गंगा मैदान, क्योंकि ये जलोढ़ मैदान पाया जाता है, तो यहाँ अधिकतर लोग खेती करते हैं, ठीक है ना। और
उत्तर पूर्वी पहाड़ी भागों में नगरीकरण की प्रवृत्ति कमी मिलेगी। लोग जनजातियाँ मुख्य रूप से निवास करती है और बड़े नगर हो नहीं सकते क्योंकि लोग पहाड़ों में निवास करते हैं, उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है। और मध्य भारत के अंदर भी जो विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये अपना मालवा का पठारी क्षेत्र है ना, छत्तीसगढ़ झारखंड वाला ये इलाका, जो मुख्य रूप से यहाँ पर भी लोग अधिकतर कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं। डॉक्टर ग्रेसन के अनुसार भारत में कितनी भाषा व बोलियां हैं? तो डॉक्टर ग्रेसन ने भारत में 179 भाषाएं और 544 बोलियां बताई है। भारत के संविधान में, यहाँ भारत है, मिस प्रिंट है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित किया गया है? तो भारत के संविधान में 22 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को अनुसूचित किया गया है? 22 भाषाओं को। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक भारत में हिंदी बोली जाती है, सिंपल सी बात है। भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है तो संस्कृत, संस्कृत बहुत कम लोग बोलते, ठीक है ना। भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो 4 भाषा परिवारों के उल्लेख यहाँ पे किया जा रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है ना। 73% आबादी इस भाषा परिवार से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। जितनी भी बोलियां हैं इस भाषा परिवार की 73% है। भारत में सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है? तो चीनी तिब्बती, 0.85% भाग है इसमें, ठीक है। मोन, खमेर व मुंडा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इनका संबंध आस्ट्रिक भाषा से संबंधित है, इसको निषाद भी कहा जाता है, ठीक है ना। भारत में से बाहर किस भाषा परिवार के लोग निवास करते हैं सबसे अधिक? तो भारोपीय और राष्ट्रीय भाषा परिवार के लोग, भारत से बाहर भी ये भाषाएं बोली जाती है, ठीक है ना। इन भारोपीय भाषा परिवार और राष्ट्रीय भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं वो बाहर भी बोली जाती है, अर्थात इन भाषाओं को बोलने वाले लोग भारत से बाहर भी निवास करते हैं। अगला है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म के लोगों का अनुपात सर्वाधिक है? तो भारत में सबसे अधिक आबादी किसकी है? हिंदुओं की, 79.8%। किसकी है? हिंदुओं की है, 79.8%। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी कितनी है? आबादी पढ़े इसको, मुस्लिम आबादी 14.2%, ठीक है ना। ये बढ़ रही है दिन पर दिन, मुस्लिम आबादी जो है दिन पर दिन बढ़ी रही है। प्रतिशत जो है वो हिंदू में घटा है। जब सर्वाधिक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय किस राज्य में है? तो सर्वाधिक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की बात आती है तो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय निवास करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ईसाई, बार बार मिस हो रहा है, क्या है? ईसाई भारत के किन राज्यों में वितरित है? तो ईसाई धर्म के लोग कहाँ मिल जाते हैं? तो ईसाई धर्म भारत के गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड आदि राज्यों में अवस्थित है, ठीक है ना। और ये ईसाई वही है जब अंग्रेज यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ के लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया था, ईसाई धर्म स्वीकार करवा दिया था, वो लोग आज यहाँ निवास कर रहे हैं। भारत में सिखों का अधिकतम अनुपात कहाँ मिलेगा? तो पता है वो पंजाब में सबसे अधिक है, हरियाणा और दिल्ली के अंदर सिखों का अनुपात सर्वाधिक है, सिंपल सी बात है। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है? कितने वर्ग है? तो आर्थिक दृष्टि से इस तरह की बात आती है तो उस आधार पर भारतीय जनसंख्या को 3 वर्ग में बांटा गया है। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। 3 तरह के श्रमिक हो गए, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। श्रमिकों के अलावा जो बाकी जो जनसंख्या है वो अश्रमिक की श्रेणी में आती है, चाहे वो सेवा सेक्टर में क्यों ना हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? तो वह व्यक्ति, वह श्रमिक जिसको एक वर्ष में 183 दिन यानी 6 महीने तक काम मिल जाता है, 6 महीने या उससे अधिक समय तक काम मिल जाता है, वो मुख्य श्रमिक की श्रेणी में आता है। सीमांत श्रमिक कौन सा होता है? तो सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति जो 1 वर्ष में 183 दिन या 6 माह से कम समय में काम मिलता है, वो सीमांत ही कहलाता है ना। मुख्य श्रमिक से
183 दिन से अधिक व 6 महीने से ज़्यादा समय के लिए काम मिल जाता हो, और जो सीमांत होता है उसको 6 महीने से कम समय के लिए काम मिलता हो। सिंपल सी बात है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार श्रमिकों का अनुपात कितना है? जो कुल जनसंख्या भारत की है ना, उसमें जो श्रमिकों का अनुपात है 39.8%। 2011 की जनगणना के आधार पर कितना है? 39.8%। जबकि 60.2% भाग है अश्रमिक है। इसका मतलब अश्रमिक मतलब यहाँ आश्रित जनसंख्या से, ठीक है ना, आश्रित जनसंख्या से है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में अश्रमिकों का बड़ा अनुपात क्या संकेत देता है, क्या दर्शाता है? अश्रमिकों का, इसका मतलब बड़ा अनुपात भारत की जनसंख्या में यदि अश्रमिकों का है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारत में जनसंख्या में आश्रित अनुपात ज़्यादा है। एक बात, अश्रमिक इसका मतलब दूसरों पर आश्रित है, बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं। 3 आयु वर्ग है, 0 से 14, तो ये आयु वर्ग के लोग आश्रित है, और 60 से अबो है ना, 60 प्लस के जो है वो, तो ये दोनों आश्रित है, इसलिए इनका अनुपात ज़्यादा है। इसका मतलब ये जनसंख्या आश्रित ज़्यादा है, बेरोजगार है और निम्न आर्थिक स्तर की ओर इशारा करेगा। भाई इनके कंडीशन देश की कमजोरी जाएगी, क्योंकि अर्जित करने वाले हैं नहीं, ये कमाने वाले नहीं है। इसका मतलब कमजोर स्थिति को दर्शाता है, समझिए, सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। श्रम सहभागिता दर क्या होती है? और ये बुक में भी इस प्रश्न का उत्तर वैसे सीधा नहीं दे रखा है। तो श्रम सहभागिता, प्रतिभागिता कह दो चाहे सहभागिता कह दो, इसमें श्रम सहभागिता है, श्रम प्रतिभागिता, श्रम सहभागिता दर, इसमें सहभागिता भी देख लेना, श्रम सहभागिता दर। तो श्रम सहभागिता जो दर है, इसका मतलब है कि कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कितना है। कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कितना है, तो जो अनुपात है वही श्रम सहभागिता प्रतिभागिता दर क्या होती है। हाँ, यही है, श्रम प्रतिभागिता ही है इसमें। श्रम प्रतिभागिता दर क्या होती है? तो कुल कार्यशील जनसंख्या जो है, कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात प्रतिभागिता दर कहलाती है। यानी कितने लोग हैं जो कार्यशील है, काम करने के लायक है, काम करते हैं, ठीक है ना, तो वो इसमें आ जाता है। भारत के किन राज्यों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है? तो भारत में श्रम की सहभागिता दर ऊंची कहाँ मिलेगी? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अन्य पहाड़ी जिले। पहाड़ी जिलों में लोग श्रमिक ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ श्रम सहभागिता दर ऊंची पाई जाती है, ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक कृषि अनुपात किस राज्य में? तो कृषि की बात आती है, लोग खेती कहाँ सबसे अधिक करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश की बात आती है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी धरातल है पूरा का पूरा, और अधिकतर आबादी जो है भारत में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी यही निवास करती है। गांव के लोग मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न रहते हैं, और मुख्य रूप से उनका कार्य जो होता है प्राथमिक क्रिया में भी क्या होता है, खेती करना है। तो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा ना इसमें, सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न, भारत में घरेलू औद्योगिक श्रमिकों का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो घरेलू श्रमिक, औद्योगिक श्रमिक की बात आती है तो बिहार का नाम आ जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो यूएनडीपी का यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। और ये इसका उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना। अगला प्रश्न है, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो जेंडर भेदभाव कम करना। अब इसमें बेटियों को आगे बढ़ाना, इतना ही नहीं, इसमें मुख्य जो बात है वह है जेंडर भेदभाव को कम करना, ठीक है ना। लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है ना, उसको हटाना। भारत में कुल जनसंख्या में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है? तो कृषि श्रमिक जो भारत की कुल जनसंख्या में वह 54.6% कृषि से जुड़े हुए हैं कुल जनसंख्या में। और भारत में कृषि व घरेलू श्रमिकों के अलावा श्रमिकों का अनुपात कितना है? तो कृषि और घरेलू श्रमिक उनके अलावा 41.6%, ठीक है ना। तो इसमें दोनों को जोड़ के यदि अपन 100 में से घटाएंगे तो घरेलू श्रमिक बच जाएंगे अपने आप ही। और अंतिम प्रश्न है 35वां, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार श्रमजीवी जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है?
तो श्रमजीवी जनसंख्या को मुख्य रूप से यहाँ पे यदि अपन देखें तो 4 भागों में बांटा गया है। भारत की श्रमजीवी जनसंख्या 4 भागों में बांटा गया है, कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। ठीक है, तो ये कुल मिला करके यहाँ से लगभग 60-65 क्वेश्चंस बने हैं और इस पार्ट से लगभग यही क्वेश्चन बनते हैं। इनसे आउट कोई क्वेश्चन शायद ही बन पाता हो, अपवाद स्वरूप कोई आ जाए तो बात अलग है। तो आप ज़रूर इन प्रश्नों को पढ़ें, समझें और रटने की बजाय समझने की कोशिश करें। समझोगे ही तो ही आपको सही ढंग से उत्तर दे पाओगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी नोट्स वाले बिंदुओं के साथ। देखते रहिए हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।